एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के जो हिंदी साहित्य का पेपर है उस पेपर का आंसर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल था इसमें, दीक्षित परसराम दादव है विदित नाम जिनकी ने यज्ञ जा की जग में बढ़ाई है। इन पंक्तियों से निर्मित छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपना परिचय दिया है? ऑप्शंस हैं रसनिधि, वृंद, सेनापति या हठी जी। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि दीक्षित परसराम दादव है विदित नाम। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है जिनकी ने यज्ञजा की जग में बढ़ाई है। हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत सारे कवि हुए जिनको कृतित्व तो प्राप्त है पर व्यक्तित्व के विषय में उनके बारे में कोई अच्छी से जानकारी हमको पता नहीं है। भक्ति काल की समाप्ति और रीतिकाल के प्रारंभ में संधि काल में एक ऐसे कवि है जिनके जीवन के विषय में नाम मार उनके नाम पर एक कवित्व लिखा हुआ है और वो कवि का नाम है सेनापति। तो ये कवित्व सेनापति के जीवन परिचय का है जिनके आधार पर विद्वानों ने सेनापति के पितामह दादाजी का नाम दिया है परसराम। दीक्षित परसराम दादव है। ठीक है, इसके बाद इनके पिता का नाम माना है गंगाधर। गंगा तीर बस्ती अनूप जिन पाई है के आधार पर इनको उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे बसे अनूप शहर कस्बे का माना है। और सेनापति के विषय में विद्वानों ने माना है कि उन्होंने काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। तो दीक्षित परशुराम दादव है विदित नाम जिनकी ने यज्ञ जा की जग में बढ़ाई है। ये जो है रीतिकाल के कवि सेनापति जी का है। सेनापति जी को ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता था। अगला सवाल है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? ऑप्शंस हैं विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण या स्कंद पुराण। तो वरमाला जो नाटक है वो नाटक है मार्कंडेय पुराण की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत जी जो है एक नाटककार है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका नाटक है वरमाला जो लिया गया है मार्कंडेय पुराण की कथा पर आधारित। इन्होंने मेवाड़ की पन्ना नामक जो धाय है उनके अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट की रचना हुई है। अंगूर की बेटी ये फारसी शब्द का अनुवाद है जिसमें मध्य में दुष्परिणाम दिखाने वाला सामाजिक नाटक इनका है। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। इसमें हमको देखना है कि जो स्पर्श व्यंजन है कौन सा व्यंजन कौन से वर्ग का है। कंठ, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो हम जानते हैं कंठ क्या होता है, जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो कंठ किस में होते हैं आपके? क वर्ग में होते हैं। तो क वर्ग ए का क्या हो जाएगा? सेकंड क। ठीक है, ए का सेकंड वाला 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी। अब सेकंड देखते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य किसको बोलते हैं? जिसके उच्चारण में आपकी जबान जो रहती है आपके तालु को स्पष्ट करती है। ठीक है, मूर्धा से होता है, ऐसा तालु और जबान दोनों रहती है तो वो मूर्धा होता है। ठीक है, तालु के जो पीछे वाला भाग है तो ट जब हम बोलते हैं तालव्य में तालु को स्पष्ट करती है और मूर्धन्य में क्या होती है? तालु के पीछे वाला भाग मूर्धा को स्पष्ट करती है। तो मूर्धन्य जो है वो ट वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का सेकंड और बी का फर्स्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो रहते हैं वो 25 है, 5 वर्ग है। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? कंठ है, ओष्ठ है, दंत है, तालव्य है और मूर्धन्य है। कंठ जो रहता है वो क वर्ग होता है, साथ में आ और जो विसर्ग है और जो ह है ये जो है वो कंठ है। तालव्य जो है इनका उच्चारण तालु से होता है, मतलब जब आप बोलोगे तो आपकी ये जो जबान है वो आपके तालु को स्पर्श करेगी। तो तालव्य में कौन सा वर्ग आता है आपका? त वर्ग आ जाता है तालव्य में। सॉरी, तालव्य में च वर्ग आता है, च छ ज झ न। ठीक है, इसके बाद आपका य और श। श सलजम का जो होता है वो होता है तालव्य। इसके बाद हमारा होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या होता है? तालु के पीछे भाग को स्पर्श करती है। तो मूर्धन्य में हमारा ट वर्ग हो जाएगा, र हो जाएगा और स षटकोण का हो जाएगा। दंत जिनका उच्चारण दंत से होता है, तो दांत से बोलते नहीं, आपकी जबान आपके दांत को स्पर्श करती है। तो दंत जो है वो त वर्ग है, ल है और स सपेरा का जो है उसको दंत श बोला जाता है।
ठीक है। इसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ जो रहता है जिसके उच्चारण में आपका होठ काम करता है, तो ओष्ठ जो रहता है वो प वर्ग है और साथ में आपका उ और ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ, ये दोनों क्या है, ओष्ठ है। इसके साथ एक आता है अनुनासिक। अनुनासिक किसको बोलते हैं, जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। और अनुनासिक वर्ण जो है, जो हमारे पंचमाक्षर है, अंगा, निया, अणा, न और म, हर स्पर्श व्यंजन का जो अंतिम अक्षर है वो आपका क्या है, आपका अनुनासिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन हमारे रेडी हो गए। हिंदी का जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में शिक्षक और लेक्चरर दोनों के लिए हिंदी के काफी काफी पोस्ट आने वाले हैं। तो इसीलिए अभी तो सिलेबस हमको पता नहीं है कि हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि इससे पहले हिंदी की भर्ती हुई नहीं है। 23 में जो भर्ती हुई थी उसमें हिंदी सब ऐसा सब्जेक्ट अलग से नहीं था, वो विषयवार भर्ती नहीं थी, तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। और इससे पहले जो 19 में हुई थी उसमें हिंदी की भर्ती नहीं थी, तो इस वजह से हमको सिलेबस का अभी आइडिया नहीं है। तो अभी हम नेट और सेट का सिलेबस लेकर चल रहे हैं। तो शुरू किया है जो मैंने आज से वीडियो, इसमें हम नेट का प्रीवियस ईयर पेपर ले रहे हैं, प्लस नेट सेट की तैयारी के साथ हम हिंदी की तैयारी करेंगे कि उस लेवल की तैयारी रहेगी तो हमारा शिक्षक और ये क्या बोलते हैं इसको, लेक्चरर दोनों के लिए काम आएगा। तो मेरा तो शिक्षक के पोस्ट में मैं हूँ अभी, तो मेरी कोशिश है इसके लिए लेक्चरर के लिए। तो अगर लेक्चरर में हो जाता है तो लेक्चरर, नेट और सेट तीनों की तैयारी एक साथ इसी से हो रही है। इसी के साथ अगर आपको भी मेरे साथ तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर की, क्योंकि शिक्षक का जो सिलेबस है उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज 50 मार्क्स का तो शिक्षक का आपका आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। तो मेरा सब्जेक्ट हिंदी है तो मैं हिंदी से ही लूँगी, तो इसीलिए मेरा वीडियो अब ज़्यादातर हिंदी पे रहेगा। साथ में बीच बीच में सीडीपी इंग्लिश के और सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऑप्शंस हैं, पहला है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि कौन सी हिंदी की बोली कौन सी है। तो हम देखते हैं कि राजस्थानी जो है, राजस्थान की जो बोली है वो मारवाड़ी है, जयपुरी है जिसको ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। मारवाड़ी जो है वो पश्चिमी राजस्थानी है, जयपुरी या ढूंढाड़ी जो है वो पूर्वी राजस्थानी है, मेवाती जो है वो उत्तरी राजस्थानी है और मालवी जो है वो दक्षिणी राजस्थानी है। तो हमको ये याद रखना है। ठीक है, तो आपका राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी आ जाएगा। पश्चिमी में आपका कौन सी बोली आ रही है यहाँ पर, कौरवी या खड़ी बोली आती है, साथ में बांगरू या हरियाणवी आती है, ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में हमारी यहाँ पर कौन सी भाषा मिल रही है, ब्रज भाषा। तो पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा है। तो फर्स्ट का ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ए का थर्ड वाला ऑप्शन 2 है आपके पास, बी और सी। आगे देखते हैं पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ए बी सी। ए इज फॉर अवधी, बी इज फॉर बघेली एंड सी इज फॉर छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के लिए आपका क्या हो जाएगा, अवधी, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपको आंसर मिल गया, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहारी किससे हो जाएगा, फोर्थ। भोजपुरी और पहाड़ी जो है वो गढ़वाली। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमको याद रखना है बिहारी में भोजपुरी के अलावा मगही और मैथिली बोलियां आती हैं और पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन से हैं। ऑप्शंस हैं, तस्य च करणम कविगता केवल प्रतिभा च, ये वाग्भट प्रथम की है। प्रज्ञा नवन वो मेनशेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टतौत की है। कवित्व बीजम प्रतिभानम वामन की है। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम भामा की है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावत आचार्य जगन्नाथ की है। तो इसमें हमको बताना है कि प्रतिभा काव्य के लिए जो पंक्ति है उसके रचनाकार, सही रचनाकार कौन कौन से लिखे हैं। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी ई बी डी या इनमें से बी सी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी ई बी सी या बी डी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
इसमें जो देखिए प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता, ये भट्टोत ने अपनी रचना काव्य कौतुक में कहा है। आचार्य भट्टोत के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। और कवित्व बीजम प्रतिभानम, ये वामन की पंक्ति है। वामन का कहना है कि प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। ठीक है, काव्य के 3 हेतु 3 कारण माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा वो शक्ति है जिससे व्यक्ति को काव्य की स्थापना करने में समर्थ होता है। मतलब किसी के अंदर अगर वो प्रतिभा रहेगी कि वो काव्य की स्थापना कर सकता है तभी ना करेगा, उसके बिना थोड़ी कर सकता है। राजशेखर रेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है, सा शक्ति केवल काव्य हेतु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, बी और सी। बी जो है प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टोत, ये करेक्ट है। और कवित्व बीजम प्रतिभानम वामन की, ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल है, राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? तो राग दरबारी आपका क्या है? व्यंग्य रचना है। इसके साहित्यकार है श्रीलाल शुक्ल जी। सन 1969 में राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को क्या मिला है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें जो शिवपालगंज का कॉलेज है उसका नाम क्या है? गंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, वैद्य जी इंटर कॉलेज या रंगनाथ विद्यालय इंटर कॉलेज। तो ये उपन्यास जो है वो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता से अनावृत करता है। राग दरबारी का जो लेखन हुआ था वो शुरू हुआ था 1964 में के अंत में, और अंतिम रूप में वो 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 69 में इस पर श्रीलाल शुक्ल जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ऐसा नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन है हम सिर्फ आंसर बता दें तो आप कर लोगे। क्या है, मेरी भी तैयारी है, आपकी भी तैयारी है। तो जितना उस ऑप्शन के बारे में आप डिटेल में देखोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो सेम टू सेम रिपीट हो जाए, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी पूछते हैं तो हमको उससे रिलेटेड फैक्ट भी याद रखने हैं। ठीक है, तो 1986 में ये दूरदर्शन के धारावाहिक के रूप में भी आया था, राग दरबारी नाटक। और इसका जो कॉलेज है शिवपालगंज में कॉलेज है और उसका नाम है छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय के द्वारा होता है, जटिल बिंब में अनुभूति का बिंब सरल होता है, सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब मिश्र कहलाते हैं, या मिश्र बिंब में मिश्र अनुभूति का बिंब सरल बिंब कहलाता है। तो इसमें से सही उत्तर बताना है कि सिर्फ सी और डी सही है, ए और बी सही है, डी ई सही है या ई सी सही है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि दृश्य बिंब वाले आकार वाले होते हैं, श्रव्य बिंब का ग्रहण जो होता है वो कर्णेंद्रिय के द्वारा होता है। ये दोनों जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ए और बी। डॉक्टर नागेंद्र जी जो है वो कहते हैं कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। डॉक्टर केदारनाथ सिंह का कहना है कि बिंब वो शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। कविता में ये विशेषता बिंब योजना के द्वारा ही आती है। बिंबों का वर्गीकरण जो है बहुत सारे आधार पर किया जाता है। सबसे पहला आधार है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय के आधार पर जो बिंब है वो है चाक्षुष, श्रोत, स्पर्शिक, घ्राण्य और आस्वाद्य। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है। सृजन प्रेरणा पर आधारित है कल्पित बिंब और स्मृत बिंब। काव्यार्थ पर आधारित बिंब है सरल बिंब और संश्लिष्ट बिंब। अनुभूति परक बिंब में आता है विवृत बिंब और संवृत बिंब। काव्य पर आधारित बिंब में है वस्तु परक बिंब और स्वच्छंद बिंब। अभिव्यंजना पर आधारित बिंब है प्रत्यक्ष बिंब और अलंकृत बिंब।
और बाकी अन्य दृष्टि से देखेंगे तो घटना बिंब और प्रकरण बिंब। तो बिंब के बारे में इतने सारे फैक्ट्स है। अभी तक हमारे 7 क्वेश्चन हुए और हमारा वीडियो लगभग 14 मिनट का हो चुका है। तो ऐसे ही आपको वीडियो के साथ बने रहना है। हम मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन एक वीडियो में कर पाएंगे और हमारी वीडियो भी काफ़ी लंबी रहेगी। लेकिन हम एक एक क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स करेंगे तो 25 से आपका कम से कम 100 क्वेश्चन रेडी होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी का है, हिंदू कॉलेज 1817 का है, ब्रह्म समाज 1824, आर्य समाज 1870 या प्रार्थना समाज 1862। तो इनमें से कौन सा सही है हमको बताना है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि लॉर्ड वेलेज़ली 1798 से लेके 1805 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने बनाया था फोर्ट विलियम कॉलेज। कब? 10 जुलाई 1800 को। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं, फर्स्ट वाला जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा राममोहन राय ने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में स्थापना की थी हिंदू कॉलेज की। 1815 में राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 में उस आत्मीय सभा को ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो आर्य समाज जो है वो एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार की है और आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। कब की थी उन्होंने? 1875 में, जिसमें उनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो। वो एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों की प्रामाणिकता के विश्वास के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा देते थे। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आरजी भंडाकर ने, और ये की थी 31 मार्च 1867 को। ठीक है, तो हमारा 2 करेक्ट आंसर मिलता है। कौन कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में किसने की थी स्थापना? लॉर्ड वेलेज़ली ने। और हिंदू कॉलेज 1817 में किसने की थी स्थापना? राजा राममोहन राय ने। किसके सहयोग से? तो डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से। बाकी के बारे में देखते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने, पर ये जो थी 1815 में आत्मीय सभा के नाम से आई थी और 1828 में इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने, लेकिन कब की थी? 1875 में। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है कौन सा समाज है? प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, मेन नाम आता है आत्माराम पांडुरंग जी का, पर साथ में नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आरजी भंडाकर की। और कब है इसकी स्थापना? 31 मार्च 1867 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही पंक्तियों के साथ कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है, उसने बार बार ये लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं बल्कि मजाक है। मैं रसाल की डाली थाम कर पास ही खड़ा था पिता, मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, ये परिंदे की है। इसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। ये कहानी ईदगाह की है। और अगला है, हाथ धोते समय वो हेमा की उन चूड़ी से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा। ये राजा निर्बंसिया की है। तो आपको कथन दिया गया है और ये कथन किस कहानी के साथ है, तो जो कहानी का नाम लिखा है अगर वो सही है तो वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से कौन कौन से सही है। सी ई सही है, ए डी सही है, ए बी सही है या बी सी सही है। तो इसमें देखिए, जो उसे बार बार लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं है बल्कि वरन मजाक है। ये कहानी जो है वो राही से सही है और इसकी रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और डी नंबर जो है आपका, इसकी उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, ये ईदगाह की है। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ए और डी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के आधार पर सुमेलित सही युग्म कौन सा है? पहला है भोला राम का जीव व्यंग्य, नेत्रदान आत्मकथा, मुर्दहिया कहानी, कुसुमांजलि नाटक, आवारा मसीहा जीवनी। तो इसमें हमको सही बताना है।
तो भोला राम का जीव तो व्यंग्य है, ये तो हम जानते हैं। ये किसका है? हरिशंकर परसाई जी का। आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है। ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित जीवनी है, पर ये रचित जीवनी है किसकी? तो ये जो जीवनी है वो है शरद चंद्र जी की। ठीक है, तो शरद चंद्र जी के जीवन को विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ई सही है। तो ए और ई वाला ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर। बाकी ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा कि मूर्धेया जो है वो कहानी नहीं है, वो क्या है? तुलसी राम जी की आत्मकथा है, और जिसका एक भाग मणिकर्णिका के नाम से भी प्रकाशित हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, रचनाकारों और रचना का युग्म सुमेलित कीजिए। ऑप्शन से आपको क्या क्या दिया हुआ है? सोम प्रभु प्रभु सूरी, कुमार पाल प्रतिबोध, जैनाचार्य मेरुतंग, रणमल छंद, नरपति नाल बीसल देवरासो, श्रीधर प्रबंध चिंतामणि या भट्टकेदार जयचंद्र प्रकाश। तो इसमें से जो सही है हमको वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए, हमको सबसे पहली चीज क्या याद रहती है? नरपति नाल जो है वो बीसल देव रासू जी का है, ये तो सही है। ठीक है, तो नरपति नाल को हमको याद रखना है, बहुत सिंपल है। नरपति नाल हमको हमेशा याद रहता है बीसल देव रासू का। तो सी नंबर तो सही है, तो सी नंबर से सही है, मतलब ए आंसर आपका नहीं हो जाएगा। बी, सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब दूसरी चीज याद रखनी है कि भट्ट केदार जो है वो जयचंद्र प्रकाश जी की है। ये भी बहुत ज्यादा आती है, मतलब जबान में ये सारी रचनाएं रहती है। सोम प्रभु सूरी, जैनाचार्य मेरुतंग, ये सब ध्यान में नहीं रहती, पर नरपति नाल और भट्ट केदार रहती है। तो सी और ई सही है, मतलब आपका बी नंबर भी गलत हो गया। सी और डी में से आंसर होगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, जो सोमप्रभ सूरी है ना, वो कुमारमाल प्रतिबोध प्रतिबोध जी की है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। ए, सी और ई सही है। सोमप्रभ सूरी जो है वो 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध जी की रचना है। ये गद्य पद्य मिक्स रचना है, जिसको संस्कृत और प्राकृत काव्य में लिखा गया है। बीसल देव रासो जो है उसके रचयिता नरपति नाल जी है, और ये पश्चिमी राजस्थान की एक सुप्रसिद्ध रचना है। भट्ट केदार जो है वो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से महाकाव्य लिखा, जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। अगला सवाल देखते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। क्या क्या दिया हुआ है? पंक्तियां दिए गए हैं और उसके रचनाकार दिए गए हैं। पहला है गुरुपदेशादध्येन तु शास्त्रम जड़दीय दप्यलम, कवित्व बीजम प्रतिभानम, न विद्यते यद्यपि पूर्ववास न गुणानुबंधी प्रतिभान मद्युतम, अव्युत्पत्तिकृतो दोष शक्त्या सत्रियते कवे। तो अब हमको बताना है। तो अभी हमने देखा है कि कवित्व बीजम प्रतिभानम जो है वो किसकी है? वामन जी की है। तो सेकंड का आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो सेकंड का फोर्थ किस में है? आपका बी नंबर में है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो बाकी सब हमको याद रखना है। गुरुपदेश देशादद्ये तुम शास्त्रम जड़दी और डप्यलम, ये किसकी है? भामा जी की है। कवित्व बीजम प्रतिभानम वामन जी की है। न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणानुबंधी प्रतिभान प्रतिभान मद्युतम दंडी जी की है। और अव्युत्पत्ति कृतो दोष शक्तिया सत्रियते कवे आनंद वर्धन जी की है। तो ये जो मिलान वाला है उसमें अगर किस्मत अच्छी रही और हमको एक आध दो याद रहा तो हमको आंसर वैसे मिल जाता है, वरना आपको पूरी पंक्ति याद रखनी है और ये किसकी है वो याद रखनी है। तो वो तो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, उसके अलावा और हमारे पास कोई आंसर नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान पश्चित, ये लक्षण अलंकार के संदर्भ में किस आचार्य के द्वारा दिया गया है? दंडी, वामन, मम्मट या कुंतक। तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रक्षते, इसका मतलब होता है अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाला धर्म है। तो ये जो बोला था, ये कहा था आचार्य दंडी जी ने। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य भामा। उन्होंने कहा कि अलंकार को सौंदर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, सौंदर्यम लंकार, लेकिन इस काव्य शोभानम धर्मान लंकारान प्रक्षते, मतलब काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाला धर्म क्या है? अलंकार है। ये कहा है दंडी जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा पाश्चात्य काव्य से है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, अरस्तु त्रासदी या लोनजाइनस नई समीक्षा, एलन टेट संरचना और बनावट। तो इनमें से हमको सही उत्तर बताना है कि सिर्फ ए और डी सही है, ए बी सी सही है, बी ई सही है या डी ई ए सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। साहित्य में विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये कवि है, इनको स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो आपका सबसे पहला कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर सही है। अगला देखते हैं अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक है वो क्रोचे है। ठीक है, वो आत्मवादी दार्शनिक है, तो बी नंबर भी सही है। तो ए और बी सही है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें अरस्तु जो है वो त्रासदी के है, ये भी सही है। ठीक है, जो क्रोचे है इनका उद्देश्य था कि साहित्य में आत्मा की अंतः सत्ता स्थापित करना, जिससे पूर्व कांट ने मन और बाह्य जगत के तादात्म्य और समन्वय का प्रतिपादन करते हुए दृश्य जगत की उपेक्षा की, और हीगेल ने कांट की मान्यता को स्वीकार करते हुए दृश्य जगत को महत्व दिया। ठीक है, और अरस्तु, उन्होंने माना है कि त्रासदी गंभीर स्वतः पूर्ण रचना है जिसका एक निश्चित आयाम होता है, और ये दुखपूर्ण काव्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों का शमन करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? संवृत स्वर उ, स्पर्श व्यंजन का, विवृत स्वर अ, संघर्षी व्यंजन आ, लुंठित व्यंजन ला। तो इसमें ऑप्शंस दिया गया है ए डी, ए बी, बी सी या डी ई। तो स्पर्श व्यंजन का है, ये तो सही है, तो बी नंबर आपका सही होगा। तो बी नंबर जिसमें जिसमें है वो आंसर्स ले लीजिए, बी और सी रहेगा। ठीक है, बाकी को भी छोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि संवृत स्वर। तो संवृत स्वर किसको किसको बोलते हैं? जिसमें हमारा मुंह कम खुलता है। ठीक है, तो मुंह कम खुलता है तो किसमें खुलता है? जब हम अ बोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता है ज्यादा, आ बोलते हैं तो पूरा ही खुल जाता है, पर ई बोलते हैं, ई बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता ही नहीं है। ई ऊ में हमारा मुंह छोटा छोटा खुलता है, री में छोटा सा खुलता है, इसीलिए ये सब क्या है? आपका संवृत स्वर है। तो ए नंबर भी सही हो जाएगा। तो ए और बी आपका सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, लुंठित स्वर किसको बोलते हैं? जिसको बोलने में आपकी जबान लुढ़कती है। तो जब आप र बोलते हो ना, तो र बोलने में आपकी जबान क्या होती है? पूरी लुढ़कती है, इसीलिए उसको लुंठित व्यंजन बोला जाता है, ल को नहीं बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जामुन के पेड़ के आधार पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कथन दिए गए हैं, और ये कथन किस पात्र ने बोले हैं उससे आपको मिलाना है। तो अगर आपने जामुन का पेड़ कहानी पढ़ी होगी तो ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, कथन क्या क्या दिया हुआ? अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अरे मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे: सेक्रेटरी, क्लर्क, माली और आदमी। तो मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, ये तो आदमी ने कहा था, तो डी नंबर का ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। तो डी का सेकंड कौन सा है? बी नंबर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब देखिए बाकी कथन भी हम लोग याद रखते हैं। तो ए का क्या दिया है? थर्ड हो जाएगा कि हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता, ये सेक्रेटरी ने कहा था। क्लर्क ने कहा था कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है, और माली ने कहा था कि अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तो ये जो है कहानी है, नाटक है, कोशिश कीजिए कि इसको आप लोग पढ़ लें। पढ़ भी नहीं सकते ना, तो एटलीस्ट यूट्यूब में इनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा है जिसमें लोग पढ़ के सुनाते हैं, तो काम करते करते एटलीस्ट ये वीडियोस सुन लीजिए, तो आपको कहानी याद रहेगी, तो आप कहानी से कथन एटलीस्ट मिला सकते हैं। तो ये 1-2 नंबर के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, राम भक्त सुत जाकर होई। उपयुक्त पंक्तियों में गुणीभूत व्यंग्य का कौन सा भेद पाया जाता है? ऑप्शंस हैं अगुण व्यंग्य, अपरांग व्यंग्य, तुल्य प्राधान्य व्यंग्य या संदिग्ध प्रधान व्यंग्य। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तुल्य प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य वो क्या होता है? जहाँ वाक्यार्थ और व्यंग्यार्थ का समान चमत्कार होता है, तो वहां तुल्य प्रधान व्यंग्य होता है। पुत्रवती युवती जग सोई, राम भक्त सुत जाकर होई। तो यहाँ पे तुलना किया गया है, इसलिए यह है तुल्य प्रधान गुणीभूत व्यंग्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीष्म साहनी के कहानी संग्रह में कौन सा युग्म सही है? भाग्य रेखा 1953, भटकती राख 1966, डायन 1957, पहला पार्ट 1984 या पाली 1998। तो ये तो टोटल आपकी याद करने की शक्ति पे है, क्योंकि अगर आपको याद रहा तो ही ये आंसर्स बनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ई, ए ई सी या ए डी। तो देखते हैं कि भीष्म साहनी जी ने 1953 से लेकर 1989 तक बहुत सारी कहानियां लिखी है। इनके 8 कहानी संग्रह है। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा जो है वो 1953 का है, तो पहला तो सही है। उसके बाद पहला पार्ट जो है वो 1947 का है, तो पहला पार्ट 1947 का है, तो डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो डी जिसमें है उसको छोड़ दीजिए, तो ए और सी में से हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद देखते हैं भटकती राख, भटकती राख जो है वो 1966 का है, तो बी भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। बाकी कहानियों के बारे में एक बार शुरू से बता देते हैं कि 8 कहानी संग्रह भीष्म साहनी जी का है। पहला है भाग्य रेखा जो 1953 का है, पहला पार्ट 1947 का है। भटकती राख 1966 का है, पटरियां 1973, वाडचू 1978, झोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पत्रिका को संपादक से मिलाना है। हिंदी बंगवासी, उदंत मार्तंड, बंगदूत और भारत जीवन 4 पत्रिका है। संपादक 4 दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय, योगेश चंद्र बसु, रामकृष्ण वर्मा और जुगल किशोर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उदंत मार्तंड तो सबने सुना होगा कि उदंत मार्तंड जो है वो जुगल किशोर जी की है, तो बी नंबर का आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो बी का फोर्थ किस में है? बी नंबर में है, तो वो हमारा सही आंसर होगा। कुछ कुछ नाम जो बहुत ज्यादा सुने हुए, हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, इसकी रचयिता संपादक जो है वो जुगल किशोर जी है। ये अगर आपको याद रहा तो आपका आंसर तुरंत बन जाएगा, है ना। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि हिंदी बंगवासी ये योगेश चंद्र बसु जी की है, बंगदूत जो है वो राजा राम मोहन राय जी की है, और भारत जीवन जो है इसके संपादक है रामकृष्ण वर्मा जी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ये कथन किस विद्वान का है? ऑप्शंस है रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमको देखना है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ये कथन है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका में अपभ्रंश को नाम दिया था पुरानी हिंदी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती, ये कथन किस रचना की भूमिका से उद्धत है? ऑप्शंस हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आवारा मसीहा, एक कहानी ये भी है, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये कथन जो है कि साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती, ये है संस्कृति के 4 अध्याय से। संस्कृति के 4 अध्याय जो है इसको साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ये भारतीय संस्कृति का एक सर्वे की तरह है। इसके लिए उनको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो नाम याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है रचयिता ये रचना का? संस्कृति के 4 अध्याय। इसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला है? 1959 में। और इसकी जो कथन है वो है साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। अगला सवाल है, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है?
ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या 2। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं जो 1969 में लिखी गई है, नीड़ का निर्माण जो 1970 में है, बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भाग में है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। अगला सवाल देखते हैं, भारतेंदु युग के रचनाकारों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और लाला श्रीनिवास मिश्र। तो भारतेंदु युग के जो रचनाकार हैं, सबसे शुरू आते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का समय काल है 1844 से 1914। उसके बाद आते हैं भारतेंदु हरीशचंद्र 1850 से 1885, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894, राधा कृष्ण दास 1865 से 1907, अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 और ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899, लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएंगे बालकृष्ण भट्ट, फिर आएंगे भारतेंदु हरीशचंद्र, फिर आएंगे लाला श्रीनिवास दास, फिर आएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और लास्ट में आएंगे प्रताप नारायण मिश्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की रचना की है? ऑप्शंस है भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक या अभिनव गुप्त। तो रस निष्पत्ति के जो व्याख्याकार है इसमें से शंकुक जो है वो रस प्रक्रिया के लिए एक नए तत्व को प्रस्तुत करते हैं कि रस की स्थिति अनुकार्य मतलब मूल पात्र में होती है। नट अपने कुशल अभिनव के द्वारा हाव भाव के माध्यम से उसको प्रदर्शित करता है। वस्तुतः नट में रस की स्थिति नहीं है, पर उसमें ये अनुमान कर लिया जाता है कि जब तक सामाजिक नट को उसका अभिनय कौशल के बल पर आमादी नहीं समझता तब तक उसको रस का स्वाद नहीं प्राप्त हो सकता। नट के अभिनय कौशल को देखकर भ्रम के कारण नायक का अनुमान होता है। इसलिए शंकुक का जो सिद्धांत है वो भट्ट लोलट के सिद्धांत की मूल भित्ति है। दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि भट्ट लोलट के अनुसार सामाजिक नट पर मूल नायक आदि का आरोप कर लेता है और शंकुक जो है वो अनुमान करते हैं। नट ही मूल नायक है, शंकुक का अनुमान अन्य लौकिक अनुमानों से भिन्न और विलक्षण है। तो चित्र तुरंग में जो भागता हुआ घोड़ा है ना भागते हुए भी भागता सा प्रतीत होता है, तो ये अनुमान है। तो ये अनुमान वाला जो महत्व है चित्र तुरंग की रचना ये की थी शंकुक ने। हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पर अभी हम 25 क्वेश्चन ही कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं दया नारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना में की। रामचंद्र शुक्ल जी का है। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूल वासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग्य किया था। रामविलास शर्मा। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था और वो था बाल मुकुंद गुप्त। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मजे ले लेकर बार बार पढ़ता और झूमता था। पद्म सिंह शर्मा। भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजड़े में बंद कर दिए। भारतेंदु। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिया गया है, सिर्फ डी और ई सही है, सी और डी सही है, ए बी सी सही है या बी डी ई सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी तीनों सही है कि पहला, उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मजे ले लेकर बार बार पढ़ता और झूमता था, पद्म सिंह शर्मा जी की है। और भारतेंदु जी ने कहा था कि भला इस संसार को बनाने का क्या काम था। अच्छा, हमको सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो भारतेंदु जी ने पूछा था कि भला इस संसार को बनाने का क्या नाम था, व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजड़े में बंद कर दिए। ये भारतेंदु जी का, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है
मतलब आपका डी और ई सही है, बाकी तीनों जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जो हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के पेपर के थे। ऐसे ही और क्वेश्चन की वीडियो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली लेकर आऊँ, क्योंकि मेरी खुद की भी तैयारी है, आपकी भी तैयारी हो जाएगी साथ साथ, और वीडियो भी बन जाएगा। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, वीडियो लगा लेती हूँ ईयरफोन में, और उसके बाद अपना काम करते करते वीडियो सुनते रहती हूँ, तो क्वेश्चंस हमको याद होते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ हमको बहुत ज़्यादा स्टोरी याद हो जाती है, और इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो अगर आप भी मेरी ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं, तो आप भी वीडियो को देखिए और साथ साथ अपना काम करते रहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई के लिए अलग से टाइम निकालेंगे, क्योंकि आजकल हेडफोन ईयरफोन सब यूज़ करते हैं, तो ईयरबड्स लगाइए और आराम से वीडियो देखिए। वीडियो देखते-देखते अपना काम भी करते रहिए। देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ईयरबड्स लगाइए और सुनते रहिए। तो सुनते-सुनते आपका काम भी होता रहेगा और आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। इससे आपको पढ़ाई के लिए अलग से 1-2 घंटे बैठना है, वहाँ तो बैठना ही है। प्लस काम के साथ-साथ आप वीडियो, तो लोग टीवी ही देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं ना, तो ये पढ़ाई वाला मोबाइल देखिए। अभी एटलीस्ट 3-4 महीने जम कर पढ़ लीजिए। नवंबर तक हमारा सारा एग्ज़ाम आ जाएगा, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दिसंबर में यूजीसी नेट भी हो जाएगा, तो फिर और अच्छा रहेगा। ठीक है? तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।